जो पार्टियां आपसे चुनाव के मौके पर वोट मांगती हैं और वोट मांगने के लिए तमाम पोस्टर होर्डिंग छपवाती हैं, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करती हैं और तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। बहुत सारा पैसा लगने के साथ साथ इन पार्टियों का खर्चा भी बढ़ता जाता है। पार्टियों का पैसा, ये पैसा आखिर आता कहां से? ये पैसा आता है चंदे से, और चंदा देने के कई तरीके हैं। एक तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारोबारी चेक से चुनावी चंदा दे देते हैं, कुछ लोग कैश दे देते हैं। अब एक नया तरीका भी सरकार ने निकाला जिसको लेकर सवाल है, जिसको लेकर विवाद है, और ये तरीका है चुनावी बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये बॉन्ड ऐसा है कि किसी पार्टी को किसने कितना चंदा दिया ये पता ही नहीं लग सकता। मोदी सरकार इस मुद्दे पर अभी तक चुप है, लेकिन अदालत में इसको लेकर बहस है, और अदालत में, कोर्ट में सरकार कह रही है कि देश के किसी भी नागरिक को यह हक नहीं है कि वो जान सके कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। यानी कि गुप्त मतदान की जगह गुप्त चंदा दान ये हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर, और लेकिन इस पर आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। लेकिन इस पर सीजीआई ने कई कठिन, कठोर और तल्ख सवाल कर दिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सरकार कोर्ट में कह रही है कि नागरिकों को यह जानने की जरूरत नहीं है कि उनकी पार्टी को किसने पैसा इस बॉन्ड के जरिए से दिया, कितना दिया। सरकार तो सरकार है। अब उस पर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियां भी लगभग चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर चुप हैं। कुछ एक पार्टियां इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जजों की बेंच 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के दायरे से बाहर हैं, राजनीतिक दल भी आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। यानी ये पूरी की पूरी व्यवस्था किसी गुप्त दान की तरह हो रही है। इस स्कीम पर आरबीआई और केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों ने पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। आरबीआई ने उस वक्त तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के माध्यम से कहा था, वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा और बैंक नोट पर भरोसा कम हो जाएगा। 27 मार्च 2019 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनाव के लिए खतरनाक माना था। यानी कि आरबीआई और चुनाव आयोग दोनों इस पर खतरा जता चुके हैं, चिंता जता चुके हैं, और इससे लागू करने को अच्छा नहीं माना है। लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान इस बॉन्ड का विरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस व्यवस्था को सत्ताधारी पार्टी को लाभ देने वाला बताना गलत है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के बीच जब यह व्यवस्था नहीं थी तब भी सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता था। यह कहना गलत है कि इस बॉन्ड के आने के बाद सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा चंदा मिल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच के सामने जिरह करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के जरिए यह तय किया गया है कि राजनीतिक दलों को बैंकिंग के माध्यम से पैसा मिले और साफ सुथरा हो। लेकिन सीजीआई ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा व्हाइट मनी लाने के प्रयास के साथ हमने एक गड्ढा भी पैदा कर दिया है जहां से सूचना गायब है। यानी कि आप इसकी सूचना हासिल नहीं कर सकते कहां से किसने कितना और कब और किसको चंदा दिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले 3 गुना चंदा मिला है। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में भी ऐसा ही होता था। इस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत नहीं ठहरा सकते कि चंदा किसको ज्यादा मिल रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में है उसे ही चंदा ज्यादा मिलेगा। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने जवाब भी दिया, चंदा देने वाला हमेशा किसी पार्टी की मौजूदा हैसियत के हिसाब से चंदा देता है। यानी कि अगर कोई कारोबारी है, व्यापारी है, उसे किसी राज्य में अपने व्यापार को बढ़ाना है तो उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी को चंदा देगा, उसके एवज में वो अपने काम करवाएगा। क्या ये एक परोक्ष तौर पर रिश्वत नहीं है?
क्या इसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा कि आपको किसी सरकार से काम करवाना है तो आप गोपनीय तरीके से इन बॉन्ड के जरिए आप उस पार्टी को चंदा दे दीजिए और उस चंदे के एवज में आपको तमाम ठेके मिल जाएंगे, सरकारी टेंडर मिलेंगे और इसके अलावा भी और तमाम सरकारी सहूलियत आप हासिल कर सकेंगे। जबकि विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनको चंदा कम मिलेगा क्योंकि आप अभी किसी लायक नहीं हैं, आप विपक्ष में हैं, आप कर क्या सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसे इतना गुप्त क्यों रखा जा रहा है? क्या सरकार पता कर सकती है कि विपक्ष को किसने चंदा दिया? विपक्ष तो पता नहीं कर सकता कि सरकार को किसने चंदा दिया। इस पर सरकार कहती है सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कि अगर ऐसा पता चलने लगा कि सरकार को किस पार्टी ने, किस व्यापारी ने, किस कारोबारी ने चंदा दिया है, तो जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो उन कारोबारियों के व्यापार का नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे गुप्त रखा जा रहा है। ये कैसी प्रक्रिया है देश के भीतर जिसमें चुनाव को साफ सुथरा बनाने के लिए, सही वोटिंग कराने के लिए कोई गलत वोट ना पड़ जाए, किसी का फर्जी वोट ना पड़ जाए, फर्जी वोटर आईडी कार्ड ना बन जाए, इसकी व्यवस्था तो हो रही है। लेकिन जिस पैसे से चुनाव कराए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिस पैसे के बल पर बड़ी बड़ी हाईटेक रैलियां कर रही हैं, वो पैसा किस स्रोत से आ रहा है? वो पैसा ब्लैक है या वाइट है? और उस पैसे के एवज में सत्ता में बैठी पार्टी ने उस चंदा देने वाले शख्स को, व्यापारी को, उस कंपनी को क्या फायदा पहुंचाया, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्या यह चुनावी पारदर्शिता के दायरे में नहीं आता है? बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आने वाले दिनों में इस पर और बहस के साथ और कोई बड़ी जानकारी सामने आती रहेगी और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आखिर में क्या फैसला देता है।